हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है स्पेक्ट्रम, जिसमें हम मुख्य रूप से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले अभी तक हमने इस यूनिट में बोर का मॉडल पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ चुका है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम जो लाइट होता था या फिर हम बोल सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते थे उसको हम पार्टिकल नेचर के रूप में पढ़ते थे। और जो क्वांटम का थ्योरी था जिसमें उसमें भी हम लोग जो लाइट होता था उसको पार्टिकल नेचर के रूप में पढ़ते थे। लेकिन ये जितने भी थ्योरी थे सबका प्रयोग बोर ने अपने मॉडल में जो एटम होता है वो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं अर्थात कैसे घूमते हैं, वो सबको बताने के लिए उपयोग किया था। तो उसमें जो पोर्शन बच गया था वो था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इसने स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, जो मशीन होता है स्पेक्ट्रम निकालने का, उसके द्वारा निकाल करके उसी जो हाइड्रोजन था उसके एनर्जी, उसका रेडियस अर्थात त्रिज्या और उसका वेलोसिटी अर्थात जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता था उसमें अर्थात जो हाइड्रोजन परमाणु होता था उसके स्पेक्ट्रम की सहायता से उसने ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी। और वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि किस तरीके से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं उसमें सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। हम यहाँ मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, और सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम के लिए कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे आता है और उसको कैसे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। आपने देखा होगा सामान्य रूप से कि बरसात के दिनों में कि आसमान में जब बारिश होता है तो उसमें रेनबो बन जाता है पानी की बूंदों की वजह से। तो वो उसको एक प्रकार से हम सामान्य रूप से समझने के लिए स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। तो हम मुख्य रूप से जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या कहते हैं उस पर देखते हैं। देखिए सफ़ेद लाइट अर्थात सूर्य के प्रकाश या कोई भी बल्ब का लाइट है उसको जब भी हम प्रिज्म से गुजारेंगे, प्रिज्म से गुजारने पे क्या होता है, जो सफ़ेद लाइट रहता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। वह वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, मतलब इस तरीके से ऐसे बढ़ जाता है। तो इस समझने के लिए इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। अब ये इस तरीके से बटे रहते हैं तो सभी का इनका क्या है, जो लेमडा का मान रहता है, लेमडा अर्थात तरंग दैर्घ्य, वो अलग होता है और जो न्यू का मान रहता है वो अलग रहता है। मैं यहाँ सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया हूँ। इसी की जगह हम यहाँ वाइट लाइट की जगह कोई भी लाइट को यहाँ पे डालेंगे या कोई भी विकिरण को, जिसको हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण बोलते थे, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण को भी यदि हम सफ़ेद लाइट की जगह डाल देते हैं इस स्पेक्ट्रम पे, तो जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण रहता है वो भी अपने सभी खंडों में विभक्त हो जाएगा। जैसे हमने इसके पहले विद्युत चुम्बकीय विकिरण में कास्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल रेस और यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट पढ़ा था, इंफ्रारेड पढ़ा हुआ था, माइक्रोवेव, इस तरीके से जितने भी उसके होते हैं रीजन अर्थात उनके जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ जरूरी नहीं है सिर्फ सफ़ेद लाइट लें तभी ऐसा स्पेक्ट्रम दिखेगा, हम यहाँ कोई भी लाइट ले सकते हैं। हम चूंकि सफ़ेद लाइट को जानते हैं जो कि 7 रंग में हमको इंद्रधनुष के रूप में दिखता है, तो समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि इन्हीं को एक प्रकार से स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये घटना जो कोई भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसको EMR में बोलता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनको भी यदि हम इस प्रिज्म से गुजारें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जितने प्रकार होते हैं, कास्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, ये सब अपने तरंग दैर्घ्य अर्थात जिसको हम बोलते थे लेमडा इस तरीके से, या फिर न्यू जिसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, इसके क्रम में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे इसको देख चूँकि ये अरेंज तो हो जाएंगे लेकिन बहुत सारी चीज़, चूँकि हम जो दृश्य वाला रहता है अर्थात दृश्य विकिरण जिसको मैं वाइट लाइट बोल रहा हूँ उसको हम देख पाते हैं, इसलिए जो रेनबो है वो हमको दिखाई देता है। लेकिन बाकी जैसे गामा हो गया, एक्सरे हो गया, उनको यदि हम इसमें प्रिज्म में डालें तो उनका भी बढ़ जाएगा लेकिन वो हमको दिखेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट का प्रयोग करेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट पर जैसे ही यहाँ का लाइट पड़ेगा तो उसमें छप जाएगा। जैसे फोटोग्राफिक प्लेट, इसके लिए आप वो समझ सकते हो कि पहले ज़माने में फ़ोटो खींचने के लिए निगेटिव का प्रयोग किया जाता था, तो बस वैसे ही उसमें इमेज बन जाएगा। तो जो ये इमेज आएगा इसी को एक प्रकार से हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम। अब इसको समझने के लिए ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मतलब जैसे ही हमने वाइट लाइट डाला, प्रिज्म पे पड़ा, प्रिज्म पे पड़ने के बाद जो वाइट लाइट था वो 7 रंगों में विभक्त हो गया। और वो किसके आधार पर, अपने ये लेमडा अर्थात तरंग दैर्घ्य या फ्रीक्वेंसी के आधार पर। और जो ये स्पेक्ट्रम मतलब अर्थात जो ये 7 रंग बनते हैं इन्हीं रंगों को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। अब इसको किस में बनाया जाता है, इसको स्पेक्ट्रोस्कोप एक मशीन होता है, इसके द्वारा इसको देखा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोप में ये प्रिज्म लगा रहता है या फिर स्लिट लगा रहता है। स्लिट इस तरीके से रहता है, बीच में छोटा सा छेद रहता है, इसको ग्रेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिज्म का प्रयोग किए हैं, स्लिट का भी कर सकते हैं। तो जिस यंत्र से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलग अलग लेमडा या न्यू के आधार पर अलग कर सके, कहने का अर्थ है कि
जो जिस मशीन का प्रयोग हम करेंगे ये चीज़ों को मतलब इस प्रिज्म की जगह उसको बोलेंगे हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप। और स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा, जो हमारा विद्युत चुम्बकीय विकिरण रहेगा उसको उनके आवृत्ति अर्थात न्यू और उनके लैम्डा के आधार पर अलग अलग विभागों में विभक्त कर देगा, बांट देगा, अर्थात वो स्प्लिट हो जाएंगे, सेपरेट करने का काम करेगा ये सबको अलग अलग, जैसे इसको मैं कर रखा हूँ। दूसरा है स्पेक्ट्रोग्राम। अब जो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म पे जो चित्र छपने वाला है, छप के दिखेगा बाद में, उसी को बोल रहे हैं स्पेक्ट्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम के प्रकार। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवशोषण और दूसरा होता है उत्सर्जन। अवशोषण स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, अर्थात कोई भी जो लाइट रहेगा उसको अवशोषित करेगा। और उत्सर्जन का अर्थ होता है कि लाइट को अवशोषित करने के बाद उसको छोड़ेगा, अर्थात इमिट करेगा। तो इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम और इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है उसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको और आगे पढ़ेंगे। देखिए, अवशोषण स्पेक्ट्रम जब निकाला जाता है तो उसमें क्या करते हैं, जो सफ़ेद लाइट रहता है अर्थात सूर्य का जो प्रकाश रहता है या रोशनी रहता है उसको ठंडी गैस से गुजारते हैं। ठंडी गैस मतलब हम उस पदार्थ के गैस फॉर्म से गुजारते हैं जिस पदार्थ का हमको स्पेक्ट्रम निकालना रहता है। जैसे मैं यहाँ मान लो किसी भी परमाणु का निकाल सकते हैं, जैसे मान लो मैं लिया सोडियम का या फिर क्लोराइड का, तो यहाँ पे मैं सोडियम या फिर क्लोरीन या क्लोराइड का क्या लूँगा, वाष्प लूँगा, वो भी ठंडा। तो होगा क्या, इस लाइट को जब इसमें से मैं गुजारूँगा तो ये लाइट क्या करेगा, इसमें का जो सफ़ेद लाइट मतलब विबग्योर जो 7 रंग वाले होते हैं वो इंद्रधनुष वाले, तो इसमें से कुछ लाइट को क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा, सोख लेगा। इसका नाम ही इसीलिए अवशोषण स्पेक्ट्रम है। अब सोखने के बाद क्या होगा, यहाँ से जब लाइट आगे जाएगी तो उसको मैं यदि प्रिज्म में कर दूँ, मतलब प्रिज्म से आगे गुजारूँ, तो यहाँ पे रंग दिखेंगे जैसे हमको पहले दिखते थे, लेकिन जिस पोर्शन को ये जो पदार्थ रहता है वो सोख लिए रहता है अर्थात अवशोषित कर लिए रहता है, वहाँ पे हमको ऐसा जो ब्लैक कलर का लाइन है जिसको डार्क लाइंस लिखा हूँ ऐसा दिखेगा। बाकी जो बड़ा चौड़ा हिस्सा रखा हूँ यहाँ पे रंगीन दिखेगा, अर्थात कोई ब्लू कलर का रहेगा, कोई नीले कलर का रहेगा, कोई बैंगनी कलर का, ऐसा। अर्थात जो ये काले कलर का दिखेगा रेखा, जैसे मैं 2 और 2 4 लाइन बनाया हूँ काले कलर का, तो मतलब ऐसा ही 4-5 लाइन काले काले रंग के दिखते जाएंगे। वो इसलिए दिखेंगे क्योंकि जो ये पदार्थ रहेगा वो इसके कुछ लाइट को अवशोषित कर लेगा। तो ये तो था अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण में जो रेडिएशन रहते हैं अर्थात कुछ कलर रहते हैं उसको जो पदार्थ रहता है वो अवशोषित कर लेता है, जिस कारण प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो यहाँ पे हमको पतली काली रेखाएं दिखती है जिसको डार्क लाइंस बोलते हैं। और यहाँ पे रंगीन भाग लिखा हूँ, कहने का अर्थ है यहाँ पे कोई लाल रहेगा, कोई नीला रहेगा, कोई पीला, कोई वायलेट कलर का, इस टाइप से अलग अलग इसमें कलर रहेंगे। अब देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के में जिस पदार्थ का हमको स्पेक्ट्रम निकालना रहता है अर्थात उनका स्ट्रक्चर पता करना रहता है एक प्रकार से, स्पेक्ट्रम के माध्यम से हम स्ट्रक्चर ही पता करते हैं। तो जिस पदार्थ का हमको स्पेक्ट्रम निकालना रहता है उस पदार्थ को हम गर्म कर लेते हैं या फिर उसको गैस की अवस्था में लेते हैं, मतलब कोई भी जो अणु होता है या परमाणु होता है उसको। अब ये जो पदार्थ है वो गर्म होगा, तो गर्म होगा तो क्या है, वो धीरे धीरे ठंडा भी होगा, ठंडा होगा तो क्या करेगा, ये ऊष्मा को निकालेगा। तो जो ऊष्मा इससे निकलती है उसको यदि हम इस प्रिज्म से गुजारें तो प्रिज्म से गुजारने के बाद ये फिर वैसे ही 7 रंग में जो बटने वाला था वैसे ही बटेगा, लेकिन ये 7 रंग में नहीं बटेगा। यहाँ पे इस टाइप से कलर दिखेंगे, जैसे मैं यहाँ रेड लिखा हूँ, यहाँ नीला, यहाँ पे ग्रीन कलर का, हरे कलर का, यहाँ पे फिर नीला रखा हूँ। मतलब जो रंग इसमें काले दिखते थे वही रंग इसमें रंगीन दिखेंगे हमको, और जो पोर्शन इसका रंगीन दिखता था वो पोर्शन पूरा हमको इसका काला दिखेगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर है किसका, अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का। कहने का अर्थ है कि मैं किसी परमाणु का यदि अवशोषण स्पेक्ट्रम निकालूं तो उसमें अधिकतर भाग ऐसा जो चौड़ा हिस्सा है वो ऐसा रंगीन रहेगा, और बीच बीच का जो कटा वाला लाइन है काले रंग का वैसा दिखेगा, जिसको आप स्क्रीन पे और देख रहे होंगे कि वास्तव में कैसा दिखता है कलरफुल डायग्राम में। और दूसरा, यदि हम उसी परमाणु का, जैसे मैं हाइड्रोजन का निकालूं तो ऐसा दिखेगा, और हाइड्रोजन के परमाणु का यदि मैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकालूं तो ऐसा दिखेगा। मतलब जो चीज़ इसमें काला रंग था वही इसमें क्या दिखेगा, हमको रंगीन दिखेगा, और जो हिस्सा इसमें रंगीन था वो हिस्सा इसमें हमको पूरा दिखेगा काला, अर्थात वो हिस्सा पूरा क्या हो गया, वो पूरा हिस्सा अवशोषित कर लिया गया, और बाकी कौन सा हिस्सा इमिट किया गया, जो रंगीन दिख रहे हैं वो। तो इसलिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ये जो रंगीन है ये दिखेंगे हमको, और अवशोषण में ये जो काले कलर के हैं वो, अर्थात ये जो जिस जगह पे काले रंग का रहेगा उसी जगह पे रंगीन रहेगा, और जिस जगह पे रंगीन दिखेंगे उस जगह पे काले रहेंगे, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। तो ये तो दोनों में था डिफरेंस, अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में।
अब देखते हैं कि जो हम इसमें मुख्य रूप से फोकस करेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पे, जिसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि जो बोर थे उसने हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकाला था। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं और इसको कैसे निकाला जाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि जिस पदार्थ का हमको स्पेक्ट्रम ज्ञात करना रहता है उसको हम सबसे पहले हीट कर देते हैं, अर्थात गर्म कर देते हैं। गर्म करने से क्या होता है, जो हमारा एटम रहता है, अर्थात ये ऐसा एटम जिसको हमने बोर के मॉडल में पढ़ा हुआ है, ये जो हमारा एटम रहता है इसमें का जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये एक्साइटेड होकर क्या है, इधर ऊपर वाले में चला जाता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके, मतलब उत्तेजित होकर जंप कर जाता है गर्मी देने से। अब चूंकि इसकी ऊर्जा कम से अधिक हो गई, मतलब ऊर्जा लेके ऊपर चला गया। अब ऊर्जा लेके जब ऊपर चला जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल मतलब ये अस्थायी हो जाता है। जब ऊर्जा अधिक होती है इसकी तो ऊर्जा अधिक होगी तो ये अस्थायी होगा, और स्थायी बनने के लिए क्या है, ऊर्जा को अपने ऐसे मुक्त भी करेगा, वो भी किसके रूप में, HNU के फॉर्म में, जिसको हम फोटान बोल रहे हैं। अर्थात ये ऊर्जा को जब छोड़ेगा तो वापस किस में आ जाएगा, वापस ये नीचे वाले ऊर्जा में आ जाएगा। मतलब ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से नीचे वाले ऊर्जा स्तर में। तो नीचे वाले ऊर्जा स्तर में जब आएगा तो ये इस टाइप के फोटान के रूप में ऊर्जा को छोड़ेगा, और इसी फोटान को जब हम क्या करेंगे, प्रिज्म पे डालेंगे, तो प्रिज्म पे डालेंगे तो हमको मिलेगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो उम्मीद करता हूँ उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपने समझ लिया होगा। इसमें हो क्या रहा है कि हम किसी पदार्थ को गर्मी दे रहे हैं। पदार्थ किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है। तो जो परमाणु होंगे उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा अर्थात लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। इसको हमने बोर के मॉडल में भी पढ़ा है, उसको आप उस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सतत, जिसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दूसरा होता है असतत, जिसको डिस्क्रीट या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सतत का अर्थ होता है लगातार। अब लगातार मतलब इसमें सतत वाले में होगा क्या कि इसके जो स्पेक्ट्रम रहेंगे, इसके स्पेक्ट्रम में रंगों के बीच में कोई गैप नहीं होगा। रंग मतलब जैसे मान लो इसका हम स्पेक्ट्रम इस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट पर बनाते हैं, तो यदि पूरा इसमें विबग्योर बना हुआ है, ऐसा GYOR विबग्योर, तो विबग्योर आपने देखा होगा, अर्थात इंद्रधनुष, उनके बीच में कोई लाइन नहीं रहता, गैप। सारे रंग एक दूसरे से क्या होते हैं, मिक्स हो जा रहते हैं, वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में। मतलब इस तरीके से ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसमें कोई खंड भी नहीं बने रहता है। तो उस टाइप का जो स्पेक्ट्रम है उसको बोल रहे हैं सतत स्पेक्ट्रम। अब दूसरा देखते हैं असतत स्पेक्ट्रम। असतत स्पेक्ट्रम में होगा क्या कि इसमें जब हम स्पेक्ट्रम इसका लेंगे तो इसमें जो हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेक्ट्रम मिलेगा, प्रिज्म को से जब हम लाइट को फोटोग्राफिक प्लेट पर डालेंगे तो वो छप जाएगा। तो छपने के बाद इसमें हमको इस टाइप से कलर के बीच बीच में गैप मिलेगा, काले कलर का, जिसको मैं आपने थोड़ा देर पहले बताया हुआ था। तो इस टाइप का जो गैप मिलेगा उसको बोलेंगे हम असतत। अर्थात एक कलर आया उसके बाद फिर गैप बन गया छोटा सा लाइन, फिर कलर आया फिर गैप बन गया, तो इस टाइप का जो रहेगा इसको बोलेंगे डिस्क्रीट। अब इसी डिस्क्रीट को हम पढ़ते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। कि जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो एक प्रकार से हमारा जो हाथ का ये फिंगरप्रिंट होता है, ऐसा ही होता है। जैसे हर एक मनुष्य का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसा ही प्रत्येक एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो अलग होता है। और हाई लेवल पे कोई नए परमाणु की जब खोज की जाती है किसी नए पदार्थ की, तो उसका स्पेक्ट्रम निकाला जाता है, वो भी किससे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मशीन होता है, उस मशीन के द्वारा स्पेक्ट्रम निकाल के उसका स्टडी किया जाता है, उसके आधार पर जो भी तत्व रहते हैं उनकी पहचान की जाती है। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे। नेक्स्ट असतत स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम अर्थात असतत, जिसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, अर्थात जो लगातार नहीं होते थे, उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको रेखा स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम, जिसको बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसमें लाइन स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि ये जब स्पेक्ट्रम मिलता है इस तरीके से कि इसमें प्रिज्म से आने के बाद, तो इसमें जो कलर्स रहते हैं उसके बीच बीच में ऐसे हमको क्या मिलते हैं, इसमें कलर्स मिलते हैं ऐसे सिंगल सिंगल लाइन वाले अलग अलग इस तरीके से। और बीच में क्या होते हैं, पूरे काले रंग का गैप बना रहता है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि रंगीन रेखा मतलब सिंगल रंगीन रेखाएं या लाइंस किसके द्वारा रहते हैं, मतलब ब्लैक वाले। ये पूरा ब्लैक रहेगा, ब्लैक कलर का अर्थात काले रंग का,
और ये बाकी चीज़ें रंगीन रहेंगी, वो भी सिंगल सिंगल। तो ये होगा रेखा स्पेक्ट्रा। और ये अर्थात रेखा स्पेक्ट्रा जिसको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ये किसके द्वारा दिया जाएगा? यह सिर्फ परमाणु के द्वारा दिया जाता है, अर्थात एटम्स के द्वारा। मतलब ये एटम्स का गुण होता है, या हमको एटम को पहचानना है यदि परमाणु को, तो हमको उसका लाइन स्पेक्ट्रम निकालना पड़ेगा। वो लाइन स्पेक्ट्रम कौन से टाइप का है? यह एमिशन टाइप का, उत्सर्जन टाइप का। उत्सर्जन में हम पढ़ रहे हैं असतत टाइप का। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। मतलब लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होगा कि इसमें जो कलर लाइंस है वो सिंगल सिंगल रहेंगे और इसके बीच बीच में काले रंग के पूरे गैप रहेंगे। ठीक है, तो रंगीन रेखाएं काले रंग के, सिंगल रंगीन रेखाएं काले रंग के गैप में होती हैं, गैप के बीच में होती हैं, बीच होती हैं। ठीक है, जैसे मैं इसमें बनाया हूँ, और इसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। मतलब उसमें सिंगल सिंगल एक एक लाइन रहेगा, वो भी रंगीन लाइन रहेगा। और इसके बीच बीच में क्या रहेगा? इसके बीच में रहेगा पूरा ब्लैक कलर का, क्योंकि ब्लैक कलर उस चीज़ को दिखाएगा कोई पदार्थ कितने लाइट को सोख रखा है, और जिस लाइट को नहीं सोखेगा अर्थात उत्सर्जित करेगा, इमिट करेगा, वही कलर हमको यहाँ पे दिखने वाला है। जैसे मेरे पास 3 मार्कर थे, तो मैं इसको रेड कलर का, इसको ब्लैक कलर का, इसको ब्लू कलर का ऐसा बना दिया। तो मतलब हमको रंगीन रेखाएं एक सिंगल फॉर्म में देखेंगे कि इसमें लाइन स्पेक्ट्रम में एक लाइन के फॉर्म में, रेखा के फॉर्म में कलर्स ऐसे, और बाकी हिस्सा ब्लैक रंग का रहेगा, मतलब काले रंग का, ब्लैक रंग का। और ये बाकी सब क्या है? ये सब पूरा पोर्शन ब्लैक कलर का रहेगा। ये भी वैसी, ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी, और बाकी के बीच बीच में ये काले पीले नीले जो भी 7 रंग में से है 4-5 रंग दिखने लगेंगे। बैंड में क्या होता है? बैंड में जो रंग रहते हैं, ठीक है, बैंड में रंग रहते हैं वो लाइंस के समूह रहते हैं, अर्थात इस तरीके से इतने सारे लाइंस हो गए। इसके बाद फिर गैप रहेगा बीच में काले रंग का, उसके बाद फिर वैसी लाइंस रहेगा ऐसे, इसी को बैंड बोल रहा है। फिर वैसी काले रंग का गैप रहेगा, फिर ऐसे लाइंस रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बैंड स्पेक्ट्रम आप समझ गए होंगे। कहने का अर्थ है कि बैंड क्या है? ये लाइंस का समूह है, अर्थात रेखाओं का समूह। जो यहाँ पे सिंगल सिंगल होते थे वो यहाँ पे क्या है? ढेर सारे रहेंगे ऐसे, और बीच बीच में यहाँ पे गैप रहेगा, वो भी काले रंग का। मतलब जो चीज़ हमको नहीं दिखेगा, धुंधला रहेगा, उस टाइप का गैप। और बाकी जो रंगीन है, जो चीज़ें उत्सर्जित हो रही हैं, वो इस टाइप से दिखते जाएंगे। तो इस टाइप को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम दिया जाता है अणुओं द्वारा, अणुओं द्वारा मतलब इस टाइप के अणु, N2H2 या कोई भी। तो ये अणु का जब स्पेक्ट्रम निकाला जाता है, उनको उनकी पहचान करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, तो हम बैंड स्पेक्ट्रम निकालते हैं। और लाइन स्पेक्ट्रम निकालते हैं हम लोग एटम का या परमाणु का। तो जो बोर थे उसने ये लाइन स्पेक्ट्रम निकाला था, किसका? हाइड्रोजन का। या हाइड्रोजन जैसे, मतलब उसने सिर्फ हाइड्रोजन का निकाला था, और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अर्थात जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, उसके लिए निकाला था। अर्थात यहाँ पे हम हीलियम प्लस इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लस लिखूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। उसी प्रकार लिथियम 2+ लिखूंगा तो भी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर बेरिलियम 3+ लिखूंगा तब भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप के 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम निकाला गया था बोर के द्वारा। है स्पेक्ट्रम के टाइप के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखिए ये होता क्या है। हमने सबसे पहले पढ़ा स्पेक्ट्रम में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम में हमने शुरू किया था अवशोषण स्पेक्ट्रम, अर्थात एब्जॉर्प्शन, और एक किया था उत्सर्जन, जिसको एमिशन बोलते हैं। तो हम इस चीज़ पे जा रहे हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पे, ना कि अवशोषण पे। इसको हमको नहीं करना है। अब देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बाद हमने इसका प्रकार पढ़ा था असतत टाइप का। 2 प्रकार पढ़ रखा था, एक था सतत कंटिन्यूस, दूसरा था डिस्क्रीट। तो ये हो गया असतत प्रकार का। असतत में होता क्या था? इसमें जो स्पेक्ट्रम बनते थे वो एक दूसरे से जुड़े रहते थे, मतलब जुड़े नहीं रहते थे, वो उनके बीच में गैप रहता था, कटा कटा रहता था। और असतत में हमने पढ़ा लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। और रेखीय स्पेक्ट्रम किसका होता है? परमाणु का होता है। तो ये क्रम याद रखना है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमको असतत पढ़ना है, डिस्क्रीट टाइप का डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, जिसमें गैप होता है। और गैप वाले में रेखीय अर्थात लाइन वाला पढ़ना है। और लाइन वाला स्पेक्ट्रम कौन देता है? परमाणु देता है। और परमाणु के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अर्थात जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके बारे में। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किया जाता है?
जब हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास ट्यूब में, ग्लास ट्यूब मतलब इस टाइप का, जिसको हम विसर्जन नलिका भी बोल सकते हैं, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है, तो ग्लास ट्यूब में इसको निम्न दाब रहेगा, ठीक है, निम्न दाब पर मतलब प्रेशर कम रहेगा। डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाइड्रोजन H2 जो गैस होता है, H2 मतलब हो गया अणु, तो H2 अणु का जो गैस होता है उसको हम इस टाइप का जो ट्यूब रहता है उसमें ले लेते हैं, इधर से बिजली का करंट देते हैं बहुत तेज करंट देने के बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है H2 गैस ये टूट जाएगा इस तरीके से हाइड्रोजन परमाणु में। अब ये जो हाइड्रोजन परमाणु में टूटेगा तो चूंकि हम यहाँ से बिजली का करंट दे रहे हैं अर्थात ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा देने से ये जो हाइड्रोजन H2 अणु है वो अपने परमाणु में टूट रहा है, और जो परमाणु है हाइड्रोजन के, उस हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है अर्थात इस तरीके से देखिए, ये यदि हमारा इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, और हमने क्या किया, अणु लिया और डिस्चार्ज ट्यूब में बिजली का करंट दिया तेज, बिजली का करंट तेज देने से यहाँ पे क्या हुआ, इसको ऊर्जा मिला, ऊर्जा ज़्यादा मिलने से, और यहाँ दाब को हमने कम रखा, निम्न दाब लिखा हूँ, कम रखने से क्या हुआ, जो H2 अणु था इस टाइप का वो बन गया हाइड्रोजन परमाणु के रूप में अर्थात हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में। अब हाइड्रोजन जो एटम है उसने क्या किया, यहाँ जो ऊर्जा हमने दिया था कुछ ऊर्जा इसने ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, जो हाइड्रोजन परमाणु था उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, अर्थात उसकी ऊर्जा कम थी वो हो गई अधिक। अब यहाँ से कूद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं, ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था बोर के मॉडल में। ये बोर के मॉडल के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बोर ने पता किया था, और उसी के माध्यम से उसने ढेर सारे कैलकुलेशन और गणनाएं कर रखी थी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें जाता है, जब इसको ऊर्जा मिल जाती है तो ऊर्जा जब मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जंप करके जाएगा, ऊर्जा को अवशोषण करेगा, और जंप करके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अनस्टेबल होता है अर्थात अस्थायी अवस्था में चल जाता है। और चूंकि उसको स्थायी भी होना रहेगा तो स्थायी होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, इसमें वापस आएगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा छोड़ेगा, वो भी किसके रूप में, फोटॉन फॉर्म के फॉर्म में अर्थात Hν के फॉर्म में। तो जो ये ऊर्जा इमिट करेगा अर्थात छोड़ेगा, उसी का यदि हम स्पेक्ट्रम लें इस प्रिज्म का उपयोग करके, अर्थात स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा मशीन रहता है उसमें ये प्रिज्म फिट रहेगा उसकी सहायता से, और ये फोटोग्राफिक प्लेट है उसमें यदि हम लें हाइड्रोजन जो एक्साइटेड होता है उसकी जो ऊर्जा इमिट होती है अर्थात ऊर्जा जो निकलती है उसका स्पेक्ट्रम लें, तो ये हमको इस तरीके से दिखेगा। शुरू का जो लाइन रहता है, चूँकि हम ये लाइन वाला रेखी स्पेक्ट्रम ही पढ़ रहे हैं तो वो बड़ा बड़ा रहता है, उसके बाद इधर का जो लाइन है वो ऐसा सिकुड़ते जाता है, छोटा होते जाता है। इसका अर्थ ये रहता है कि जिसका जो ज़्यादा गैप है वो उनका जो लेमडा है वो लेमडा का मान कम होता है, अर्थात ये ऐसा है, लेमडा का मान इसके लिए बढ़ता हुआ, लेमडा अर्थात वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्घ्य। ये जो स्पेक्ट्रम बनते हैं, अब ये स्पेक्ट्रम किसके वजह से बन रहा है, ये जो फोटॉन है ऊर्जा, ये ऊर्जा क्या है वास्तव में, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, उस विकिरण की वजह से यहाँ स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये जो बड़ा गैप बनता है वो लेमडा अधिक होने के कारण बनता है, और छोटा गैप लेमडा कम होने के कारण, बड़ा गैप लेमडा कम होने के कारण और छोटा गैप लेमडा अधिक होने के कारण बढ़ता है। ये लेमडा का ऐसा बढ़ता हुआ क्रम है। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा बनता होगा। अब ये वास्तव में क्या चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। ये जो स्पेक्ट्रम बने रहते हैं वो हमारे ये हैं, ऑर्बिट है ये इस तरीके से। यहाँ पे यदि मैं न्यूक्लियस लूँ अर्थात नाभिक को लूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जाएगा, इसमें जा सकता है, यहाँ जा सकता है, अर्थात ऐसे जंप करके जा सकता है और वहाँ से वापस आ भी सकता है। तो इन्हीं को हमने इस रूप में, अर्थात ये हिस्सा ऐसा कट गया है तो ऐसा दिख रहा है, अर्थात तो जो स्पेक्ट्रम में जो लाइन दिखते हैं वो इन्हीं के, इलेक्ट्रॉन कैसे एक जगह एक ऑर्बिट अर्थात एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप करके जाता है वो बताता है स्पेक्ट्रम वास्तव में। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा ग्रहण करके उत्तेजित होता है, उत्तेजित होके मतलब नीचे वाले ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा मतलब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चल जाता है। हाई एनर्जी लेवल पे जाने के बाद उसकी वो स्टेबिलिटी अर्थात उसका स्थायित्व कम हो जाता है, जिसके कारण स्थायित्व बढ़ाने के लिए ये वापस आता है। इसमें वापस आएगा तो जो ऊर्जा लिया रहता है उसको क्या करेगा, छोड़ेगा, और उसी ऊर्जा का हम स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं जो ऐसा दिखता है। अब इसको देखते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इसमें चूँकि ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम का एक यूनिट बनता है, सीरीज बनता है कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होता है। ट्रांजिशन का अर्थ होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना, वास्तव में कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में और अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा में वापस आना, इसको कहा जाता है सामान्य भाषा में ट्रांजिशन। तो हम देखते हैं कि ट्रांजिशन कितने टाइप से होता है और कितने वैज्ञानिकों ने सभी ट्रांजिशन का नाम दे रखा है। और वो ट्रांजिशन होते हैं वो एक पूरे सीरीज में होते हैं, अर्थात पूरे ऐसे जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना उनके पूरे सेट में होते हैं।
तो हम देख रहे हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है उसमें जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है वो जब गर्मी मिलता है तो जंप करके निम्न अर्थात लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है, और चूंकि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है अर्थात जो अस्थायी हो जाता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्थायी बनने के लिए वो क्या करता है अपना जो एनर्जी है अर्थात ऊर्जा है उसको फोटॉन के रूप में इमिट करता है, जिसको जो कि एक वास्तव में क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसका हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे इस टाइप का स्पेक्ट्रम ले लिया जिसको बोलते थे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसमें सीरीज बनता है। सीरीज कहने का अर्थ है कभी इलेक्ट्रॉन पहले मतलब निम्न अवस्था से दूसरे वाले में चला जाएगा, पहले से दूसरे में, या फिर दूसरे से तीसरे में, मतलब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। बोर का मॉडल है वो स्पेशली एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी परमाणु पे लागू होता है, तो उसको समझते हैं कि इसमें कैसे ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप करके कैसे जाते हैं और उनके सेट को हम कैसे सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमने विसर्जन नलिका लिया था, इसके पहले बताया हुआ था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अर्थात बिजली का करंट बहुत तेज़ देने से जो हाइड्रोजन पर अणु है वो परमाणु में बदल जाता है, और इसका चूँकि यहाँ से ऊर्जा ग्रहण किए रहता है परमाणु, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ऊपर अर्थात हाई एनर्जी लेवल से निम्न वाले में आता है, तो उससे ऊर्जा वो छोड़ता है अर्थात एनर्जी निकालता है। तो वो जो एनर्जी निकालता है उसको जब हम प्रिज्म में लेते हैं तो इस टाइप का स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब इसमें कुछ लाइन ऐसे बड़े रहते हैं ज़्यादा गैप वाले और कुछ छोटे गैप वाले रहते हैं। तो इसका क्रम ऐसा रहता है कि ये जो क्रम है ये लेमडा का बढ़ता हुआ क्रम है, अर्थात जो वेवलेंथ रहता है जिसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं उसका बढ़ता क्रम है। और इसके लिए हमने सूत्र पार्ट लगा था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा, अर्थात लेमडा का बढ़ता क्रम है तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब ये बढ़ता क्रम है तो फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति का क्या हो जाएगा, घटता क्रम, इस रिलेशनशिप के हिसाब से। क्योंकि मैं इसको यदि बढ़ा रहा हूँ अर्थात बढ़ता क्रम है तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, यही हिस्सा इसका घटता हुए वाला ही भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब ये वास्तव में ऐसा क्यों दिखते हैं इसके लिए मैं बताता हूँ कि हम बोर के मॉडल में क्या पढ़ते थे, इस टाइप से एटम को पढ़ते थे। ऐसा एटम ऐसा होता है और यहाँ पे रहता है नाभिक या न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे घूम रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है जंप करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है दूसरे वाले में। और इधर मैं और यदि बनाते चलूँ 5 है और ऑर्बिट यदि ऑर्बिट जिसको कक्षा बोलते हैं वो मैं बना दूँ तो और इलेक्ट्रॉन के ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले से पूरा 7वें तक पहुँच सकता है और उससे ज़्यादा बाहर भी निकलने का संभावना बन सकता है। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह किन किन परिस्थितियों में ट्रांजिशन करता है और उसको जब हम इस प्लेट पे लेते हैं तो वो कौन से रीजन पे उपलब्ध होते हैं अर्थात हमको दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ है कि हमने जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण पढ़ा था उसमें कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड और IR या विजिबल ये सारे क्षेत्र पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रेडिएशन छोड़ेगा अर्थात जो रेडिएशन दिखाएगा, चूँकि हाइड्रोजन गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद उसका हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम लेने के बाद जब उसका स्पेक्ट्रम बनेगा तो जैसे हमने वहाँ पे कॉस्मिक, गामा, UV, IR और रेडियो वेव, माइक्रोवेव इस टाइप का जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, बस वैसे ही जो हाइड्रोजन के अलग अलग वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य वाले जो विकिरण है वो अलग अलग रीजन पे उपलब्ध होंगे। मतलब कुछ अल्ट्रावायलेट पे वो दिखने लगेंगे हमको, कुछ IR रीजन पे और कुछ विजिबल रीजन पे। तो उतना डिटेल पे हम नहीं जाएंगे, हमको इसमें से प्रश्न कैसे मिलता है उस पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम अटेम्प्ट कर पाएंगे इसमें। देखिए इन्हीं चीज़ों को मैं ऐसा लिख रखा हूँ। अब जैसे इसमें पहला इलेक्ट्रॉन रहता तो इसके लिए मैं क्या करता, n = 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता तो n = क्या करता है 2, n क्या है यहाँ पे कक्षा या ऑर्बिट की संख्या है, यहाँ n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7 और ये है n = इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट मतलब अनंत, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा बहुत अनंत बहुत दूर तक चला जाए तब के लिए। ये ऑर्बिट है जिनको 1 2 3 4 5 6 7 नाम दिया हूँ, इन्हीं को n बोलते थे। n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, ये जो यहाँ पे लिख रखा हूँ, और इसी को हम लोग K L M N O P Q ये बोलते थे। अब देखिए यदि मैं हाइड्रोजन परमाणु है उसको हम गर्मी दें और वो उत्तेजित हो जाए अर्थात उसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाए और इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे घूम रहा है पहले वाले में, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कैसे कहाँ कहाँ जा सकता है, ये पहले से दूसरे में जा सकता है पहला तरीका, और पहले से तीसरे में भी जा सकता है, और पहले से चौथे में, पहले से 5वें में, पहले से 6वें में, पहले से 7वें में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन को जब मतलब जो परमाणु है उसको जब ऊर्जा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा उत्तेजित हो जाएगा अर्थात एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होने के बाद
चूँकि उसकी ऊर्जा कम थी, अब ज़्यादा मिल गया, तो अब यदि थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा ना, और बहुत ज़्यादा मिल गया तो यहाँ से पूरा यहाँ तक जंप कर देगा, मतलब 7वां जो ऑर्बिट है हमारा वहाँ तक। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ। कहने का अर्थ है कि 7 में और या अनंत में भी जंप कर सकता है। अब जंप करने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा अधिक है। अब अनस्टेबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पहुँच गया है इनमें, मान लो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया 7वें में, मतलब सभी में बारी बारी से पहुँच गया। अब अधिक ऊर्जा इसकी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये वापस भी आना चाहेगा ना यहाँ से निम्न ऊर्जा में, ताकि वो स्थायी बन सके। तो नीचे आएगा तो क्या करेगा, ये फोटान के रूप में एनर्जी निकालेगा। और जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी कितनी वेवलेंथ का है, अर्थात कितने तरंग दैर्घ्य का है, ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। तो क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है जंप करके, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न में आता है, ऊर्जा मतलब अपना जो एनर्जी है उसको छोड़ते हुए, क्योंकि उसको स्थिर स्टेबल बनना है। स्टेबल बनने के लिए ऊपर जाके नीचे भी आएगा, चाहे वो इसमें रहेगा तो भी यहाँ से इसमें आएगा, मतलब जिसमें है उसमें। मैं मान रहा हूँ कि हमारा इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे है 1 में, तो यहाँ से 1 में आएगा, 2 में रहेगा तो यहाँ से 2 में आएगा, ऐसा है इसका अर्थ। तो वापस आएगा तो क्या है, ऊर्जा निकालेगा। अब ऊर्जा निकालेगा तो वो किस रूप में निकालेगा, फोटान के रूप में, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा निकलेगा, अर्थात जो फोटान निकलेगा, ये फोटान क्या है, ये फोटान है वास्तव में विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या होता है, एक होता है न्यू जो हमें फोटान में देख रहे हैं, और दूसरा होता है लेमडा। तो ये लेमडा का मान कितना होता है जो ये निकलेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग नामक साइंटिस्ट ने ये फार्मूला दिया हुआ था। ये फार्मूला हमको जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला था, बोर वाले में जो लिखाया था, उससे बनाया गया है। तो हम वो डेरिवेशन को नहीं पढ़ेंगे, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और यहाँ पे जो RH है ना, वो रिडबर्ग का स्थिरांक है। तो ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और इसी फार्मूला से हम ये जो लेमडा होता है, अर्थात तरंग दैर्घ्य होता है किसका, इसका, अर्थात अधिक से में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा कूद के, तो जब नीचे आएगा तो कितना वो ऊर्जा छोड़ रहा है। तो जो ऊर्जा छोड़ेगा उसमें जो लेमडा का मान है वो कितना होगा, वो हम इस फार्मूला के द्वारा कैलकुलेट कर पाएंगे। अर्थात जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनता है, तो उत्सर्जन के समय जो तरंग दैर्घ्य रहता है किसका, इस लाइट का, उस लाइट का तरंग दैर्घ्य हम इससे कैलकुलेट करेंगे। और इसका मान ये RH रिडबर्ग स्थिरांक, जिसका मान इतना होता है 109687 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर -1 को इनवर्स बोलते हैं, और या फिर इसी को मीटर में लिखा तो 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये जेड क्या है, ये परमाणु क्रमांक है 1 2, जो भी, चूँकि हम यहाँ हाइड्रोजन जैसे के लिए लेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, ऐसा। N1 N2 क्या है, N1 है प्रारंभिक अवस्था, N2 है अंतिम अवस्था। प्रारंभिक का अर्थ है ऐसा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन मेरा पहले में है, तो N1 का मान इसके लिए मैं 1 रखूँगा, और मान लो इलेक्ट्रॉन मेरा शुरुआत में यहाँ पे है दूसरे में, तो मैं इस दूसरे वाले के लिए N1 का मान 2 रखूँगा। मतलब ये होता है प्रारंभिक अवस्था, और ये होता है हमारा अंतिम अवस्था। अंतिम मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये n = 1 से इसमें 4 में जा रहा है, तो n = 1 मतलब ये N1 का मान 1 रखूँगा, और 4 में यदि गया तो मैं N2 का मान 4 रखूँगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांजिशन कर रहा है, अर्थात जंप करके किस में जा रहा है, और वहाँ से जहाँ जाएगा वहाँ से वापस भी आएगा, तो जो वापस आएगा उसका हम ये लेमडा निकालेंगे इस फार्मूला के माध्यम से। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, इसको अलग अलग समय पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजा था कि इलेक्ट्रॉन ये n = 1 से जब ये पूरा 7वें तक पहुंच जाएगा या फिर अनंत तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इनका जो सीरीज़ बनेगा, सीरीज़ मतलब बोल सकते हैं हम लोग, एक शब्द आएगा सीरीज़। सीरीज़ होता है फोटान का सेट। फोटान का सेट, फोटान मतलब ढेर सारे ऊर्जाओं का सेट। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन मान लो ये n = 1 में है, अब यहाँ से कूद के यहाँ चला गया, तो 1, यहाँ से कूद के यहाँ चला गया 2, यहाँ से कूद के यहाँ चला गया 3। अब जहाँ जाएगा वहाँ से क्या है, वो वापस भी आएगा, तो वापस आएगा तो क्या करेगा, ये ऊर्जा निकालेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3, चूँकि 3 बार ये ऊर्जा लेके गया और 3 बार क्या नहीं करेगा, ऊर्जा को छोड़ेगा, मतलब फोटान को छोड़ेगा। तो इन्हीं को हम लोग सेट बोलते हैं वास्तव में, और इन्हीं को बोलते हैं सीरीज़। तो जब इलेक्ट्रॉन n मतलब पहले
पहले मतलब इस जीरो से इधर सब में जब जंप करना स्टार्ट करेगा तब इसको हम बोलने वाले को बोलेंगे हम लोग लाइमन, क्योंकि लाइमन ने इसको दिया था, वैज्ञानिक का नाम है ये। दूसरे वाले में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो दूसरे वाले को बोलेंगे हम लोग बामर श्रेणी। श्रेणी मतलब होता है सीरीज, इसको श्रेणी बोलते हैं। सीरीज मतलब होता है ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जंप करना शुरू करेगा तो जो उसकी ऊर्जा निकलेगी उसको हम, ऊर्जा का जो सेट है ढेर सारा, उसको बोल रहे हैं श्रेणी। लाइमन, बामर, इसके बाद आता है पाश्चन का बारी, पाश्चन श्रेणी। उसके बाद आता है ब्रैकेट। ठीक है, इनको याद रखेंगे, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, फुंड, और ये है हम्फ्री, हम्फ्री। अब इसको हमने याद किया, कैसे किया, लाइमन से एल, बामर से बी, पाश्चन से पी, ब्रैकेट से बी, फुंड से पी और हम्फ्री से एच। मतलब कोडिंग में कैसा कर सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर हाई। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से रीजन में आता है, लाइमन रहता है जो यूवी रीजन में आता है। ठीक है, जो बामर रहता है वो विजुअल रीजन में आता है, और जो पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड है, ये तीनों आता है आईआर रीजन। और आईआर रीजन मतलब अवरक्त विकिरण क्षेत्र में। और जो बामर आता है वो विजुअल रीजन में आता है। विजुअल मतलब दृश्य प्रकाश के किरण में वाले रीजन में। और जो हम्फ्री आता है वो एफआईआर, मतलब ये भी अवरक्त विकिरण का एक कैटेगरी है, एफआईआर, फार इंफ्रारेड इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अब जब जो इलेक्ट्रॉन रहेगा हाइड्रोजन का, वो इस जगह से कहीं उधर ऊपर जंप करे, चला जाएगा जंप करके, और जंप ऊर्जा लेने के बाद जंप करेगा, और लेने के बाद जब जंप करेगा तो चूँकि उसकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन रहेगी उसकी, तो वो वापस नीचे भी आना चाहेगा, अर्थात उस समय ऊर्जा को सर्जन करेगा, वो भी किसके रूप में, फोटान के रूप में। तो जो फोटान रहेगा वो वास्तव में क्या है, वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में निकालेगा। तो जो विकिरण होगा उसका जो लेमडा रहता है, उस लेमडा को हम ये रिडबर्ग समीकरण से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रश्न इसमें लेमडा को कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो इस लेमडा ये होता है न्यू बार, जिसको तरंग संख्या या वेव नंबर बोलते हैं, और ये इस लेमडा का उल्टा होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेमडा मतलब वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य। यहाँ आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट है, जेड परमाणु क्रमांक, N1 N2, N1 का अर्थ है कि निम्न ऊर्जा स्तर, और N2 का अर्थ है कि उच्च ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर मतलब जैसे ये निम्न हो गया, ये भी निम्न, ये भी निम्न हो गया। किसके लिए ये निम्न हुआ, ये इसके लिए, निम्न ये किसके लिए, इसके लिए। कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन मान लो N2 से सीधा 5 में जा रहा है, तो निम्न ये हो जाएगा और हाई ये होगा, ऐसा है इसका अर्थ। तो यही निम्न ऊर्जा स्तर और ये उच्च ऊर्जा स्तर। तो वो इसके लिए मैं अंकित प्रश्न के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, ये 1/λ के फॉर्म में था, इसको यदि हम लेमडा कर दें तो ये कैसे हो जाएगा, मतलब इसको यदि हम सिर्फ लेमडा कर दें तो यही इक्वेशन हमको ऐसा दिखने लगेगा। इसको हम 1/, के रूप में लिख लेंगे, जब इसको हम लेमडा करेंगे तो कन्वर्ट कर रहे हैं, सेम वही फार्मूला है, बस 1/, के रूप में हो गया। इसको हमने पलट दिया इस वजह से। अब पलट दिया तो 1/, और ये आर एच का यदि हम मान लिखें तो आर एच का मान 10, 9, 6, 8, 7 ये लिखा हुआ हूँ, रिडबर्ग स्थिरांक का मान। इसको यदि रखूँ तो ये मान लगभग होता है 912 एंगस्ट्रॉम के करीब। कहने का अर्थ है कि 912 एंगस्ट्रॉम इसके जगह मैं लिख दूँ तो ये 60 फॉर्म बन जाएगा हमारा, किसके, लेमडा को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक हो गया ये लॉन्ग फॉर्म, ये इसको याद रखना। एक हो गया ये शॉर्ट फॉर्म। डायरेक्ट इससे 912 करके मान भरेंगे तो इसमें लेमडा का मान निकल जाएगा, और एक इस तरीके से भी निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे अच्छा से। इसमें ये UV, IR ये सब इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकलेगा वो भी एक प्रकार से विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम रहेगा, और उसके भी अलग अलग रीजन रहेंगे। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन कूद के एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जब जाना चालू करेगा और उच्च ऊर्जा स्तर से जब वापस आएगा और उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का, तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा उसका जो रेडिएशन है वो अलग अलग क्षेत्र में दिखेंगे। जब उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी जो या स्पेक्ट्रोमीटर जो हमारा यंत्र होता है उसके द्वारा देखा जाएगा, तो वो यदि इलेक्ट्रॉन n=1 से पूरा इधर से 1 तक जाता है तब वो लाइमन श्रेणी में गिना जाएगा। इसको आगे हम समझते हैं ये वास्तव में है क्या। लाइमन श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ले रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हमारे लिए क्या होगा, ये जो N1 है इसमें
इसका मान 1 रहेगा, ये निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर। और इसके बाद के जो हैं वो सब N2 हो जाएंगे। N2 मतलब हो सकता है दूसरा वाला, ये N2 का अर्थ होता है तीसरा, N2 का अर्थ 4 हो सकता है, और ये अनंत तक हो सकता है। कहने का अर्थ है कि N2 ये सब कोई भी बन सकते हैं। अब इसमें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो N1 का मान हो गया, ये फिक्स रहेगा। लाइमन के लिए याद रखना है N1 का मान 1 होता है, और बामर के लिए N1 का मान 2, पास्चन के मतलब इधर के जो मान है वो फिक्स हैं सभी कैटेगरी के लिए, सीरीज के लिए, उन्हीं को श्रेणी या सीरीज बोल रहे हैं। अब देखिए, जब हम ऊर्जा देंगे हाइड्रोजन को तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या है, ये निम्न ऊर्जा स्तर से कूद के चला जाएगा ऊपर उच्च ऊर्जा स्तर में, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पाँचवें में भी, छठवें में भी। N2 में चला गया उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। अब ये यहाँ से वापस भी आएगा, क्यों? क्योंकि ये अस्थायी हो जाता है, तो स्थायी बनने के लिए अब वापस आएगा तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, वो भी किसके, फोटॉन के फॉर्म में। तो ये जो फोटॉन के फॉर्म में उत्सर्जन करेगा, तो चूंकि ये न्यू लिखा हुआ है तो न्यू मतलब ये लैम्डा से इसका रिलेशनशिप है वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य से। तो ये जो फोटॉन निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, इसी का हमको तरंग दैर्घ्य निकालना है इस सूत्र से। अब देखिए इस केस में इसके पहले एक और सूत्र लिखा था, लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान मैं हमेशा 1 रखूँगा। कहने का अर्थ है कि जितने भी लाइट गिरने वाले हैं वापस आके ऐसे, वो सब N1 में ही गिरेंगे। मतलब इस तरीके से देखिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 तक कर दिया, 7 भी हो सकता है। जैसे यहाँ से उत्तेजित होके यहाँ गया, तो हम उत्तेजित होके जा रहे हैं उसको नहीं गिन रहे हैं, उत्तेजित होके जब ये वापस आ रहा है और यहाँ पे जो रेडिएशन निकल रहा है इसका लैम्डा काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो ये इसी सीरीज पे गिरेगा वापस, ये इसमें उत्तेजित होने के बाद जब नीचे आएगा तब, तो ये N1। उसी प्रकार बामर का, बामर वाला क्या है, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, लेकिन जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे वापस, तो बामर वाले केस में N1 में नहीं गिरेंगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा बामर वाले पे, इस जगह पे। ये इसका न्यूनतम ऊर्जा है बामर वाले के, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, N बराबर 2 करके। अब पास्चन के लिए, पास्चन का यदि हम निकालेंगे सीरीज मतलब पास्चन श्रेणी के लिए, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन जंप करके तो यहाँ से जाए रहेगा ऊपर, तो ऊपर जाए रहेगा तो ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर वाले आएंगे तो इसी में गिरेंगे सीधे ऐसे। 7 वाला 3 में गिर सकता है, 6 वाला 3 में गिर सकता है, अनंत से भी 3 में गिर सकता है, 5 वाला भी 3 में, 4 वाला भी 3 में। अब 3 वाला नीचे 2 में नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब सभी श्रेणी के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल डिसाइड किए गए हैं, ऊर्जा स्तर डिसाइड किए हैं, और वो निश्चित हैं, वो फिक्स हैं। अब हम पढ़ रहे हैं और ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता था वो एक निश्चित, ये ऑर्बिट हमने पढ़ा था बोर के मॉडल में, और बोर ये बोलते थे कि जो कक्षा होता था, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो घूमेंगे तो उनका जो कोणीय संवेग रहेगा वो h/2π रहेगा, अर्थात mvr = h/2π। तो इसका महत्व वो नहीं बता सके कि ऐसा इन्होंने क्यों बोल दिया h/2π होगा करके। दूसरा ये है कि यह केवल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वाले जो परमाणु आयन है उस पर लागू होता है, अर्थात जैसे हाइड्रोजन हो गया, या हीलियम प्लस हो गया, या फिर लिथियम 2+ हो गया, या फिर बेरिलियम 3+ हो गया, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे सिस्टम पर लागू होता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पर इसका नियम काम नहीं करता। तीसरा, इसने डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को एक्सप्लेन नहीं किया, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा कि इनके सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो ये याद रखना। चौथा, इसने जीमान और स्टार का प्रभाव को नहीं समझाया, अर्थात इसका जो सिद्धांत जो मॉडल था वो जीमान और स्टार के प्रभाव को नहीं बताता। अब जीमान क्या है, जीमान प्रभाव है चुंबकीय क्षेत्र वाला, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में जब हम ये स्पेक्ट्रम होते हैं इनको जब रख देते हैं, ये सब इन स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में जब रख देते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल लिख दिया, तो ये जो सिंगल स्पेक्ट्रम है ये हमको बहुत छोटे छोटे बारीक स्पेक्ट्रम के रूप में दिखने लगते हैं, अर्थात जो एक स्पेक्ट्रम है वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो उस प्रभाव को बोलते हैं जीमान प्रभाव। उसी प्रकार स्टार का प्रभाव मतलब जब विद्युत क्षेत्र में इनके जो स्पेक्ट्रम है इनको देखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद ये स्पेक्ट्रम क्या है, ऐसे छोटे छोटे बारीक, जैसे मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में टूट जाते थे, वैसे ही बारीक छोटे छोटे हिस्सों में जो ये जो लाइन है इनके, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन इसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रल रेखा या स्पेक्ट्रल लाइन, ये और बारीक छोटे छोटे हिस्से में टूट जाता है, तो इस प्रभाव को ये नहीं बताता। बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा
उसमें हम पढ़ेंगे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।